खम्मागणी राजस्थान। राम राम सा। पीसी सेंचुरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपका टारगेट है ईओ आरओ राजस्थान, बीएसटीसी, पीटीईटी, आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेन और कॉलेज लेक्चरर का थर्ड पेपर, तो आइए मेरे साथ निःशुल्क कक्षाएं हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि पीटीटी और बीएसटीसी का हमारा संपूर्ण सिलेबस ऑनलाइन फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। हम निःशुल्क कक्षाएं आपकी रीजनिंग, हिंदी, जो मेंटल एबिलिटी का रीजनिंग का भाग है वो, और जीके संपूर्ण रूप से रहेगा पीटीईटी और बीएसटीसी का। हम कल महावीर जयंती पर है आपका पीटीईटी और बीएसटीसी निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। जीके में आपके पढ़ा रहा हूं, राजस्थान का जीके, ज्योग्राफी राजस्थान की और राजस्थान का इतिहास मैं पढ़ाऊंगा। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के हमारे सर है वो आएंगे, हिंदी के अलग से टीचर लगा रखे हैं। तो संपूर्ण सिलेबस बीएसटीसी का और पीटीईटी का आपके जारी करेंगे। बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं रहेगी, इसलिए आपको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है और बेल आइकन दबा के रखना है, ताकि हमारी जो ही हम जारी करें तो आपके पास में तुरंत हमारी सूचना पहुंच जाए कि निःशुल्क कक्षाएं, राजस्थान की निःशुल्क और बेशुमार कक्षाएं आपके सामने हाजिर हो गई है। बेल आइकन के माध्यम से आपको पता चलेगा। आइए हम बिना समय गंवाए राजस्थान का इतिहास जहां हमने पढ़ रखा था उससे आगे चौहानों का इतिहास जो हम पढ़ रहे थे, चंदन राज का, वाकपति राज का, सिंह राज का, विग्रहराज द्वितीय का, दुर्लभ राज द्वितीय का, गोविंद द्वितीय का और वाकपति राज द्वितीय का जो हमने अध्ययन किया। इसके बाद में हम गोविंद तृतीय की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद तृतीय चौहानों के, ये राजस्थान और यहां शाकंभरी, अजमेर के पास में सांबर झील के चारों ओर थे शाकंभरी, यहां उनका राज्य था। कालांतर में चौहानों की राजधानी कौन थी? नागौर, अहि छत्रपुर उसे कहते हैं। ये अहि छत्रपुर उनकी राजधानी थी। इस शाकंभरी का हमारा नेक्स्ट राजा है, शासक है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ये शासक है, गोविंद तृतीय। देखो, ये जब अजयपाल चौहान के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, जब शाकंभरी के अहि छत्रपुर से, ये अनंत प्रदेश से, अनंत गोचर से, शाकंभरी के आसपास का जो शासन है, यहां से जब अहि छत्रपुर से राजधानी, अनंत गोचर से राजधानी, ये सांबर के क्षेत्र से शाकंभरी के चौहानों के वासुदेव से लगा करके हम अजयराज तक पढ़ेंगे। और अजयराज के बाद में थोड़ा इतिहास विस्तृत होता है, क्योंकि चौहानों का शवरण काल आ जाता है, चौहानों का निर्माण काल आ जाता है। वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा वो ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो कम इंपॉर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण जो राजा है, उनके छोटे छोटे कार्य है, उनके द्वारा किए गए प्रयास, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान से जो हमारे सिंध प्रांत से पड़ता है, बलूचिस्तान से पड़ता है, गजनी का क्षेत्र जो हमारे राजस्थान के उस समय स्पर्श करता था पश्चिम भाग से, तो इधर से जो इस्लाम का आक्रमण हो रहा था, मुस्लिम आक्रमण हो रहा था, उनके दीवारों का कार्य जो किया, उनके बारे में हम छोटे छोटे उनके प्रयास, उनके युद्ध, ये बिल्कुल एकदम जितने अपने काम के लिए जरूरी है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है, उनको छोटे छोटे प्रयासों के तहत पढ़ेंगे। तो गोविंद तृतीय दुर्लभ राज द्वितीय के बाद राजा बना। पृथ्वीराज विजय में इसे एक उपाधि दी गई है, पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय है किसका? जानक का, जानक का, जानक का। इसमें एक उपाधि दी गई है कि ये वेरी घरट था। क्या था? वेरी घरट था। वेरी घरट यानी ये शत्रु संहारक था, शत्रु संहारक था, शत्रु संहारक था, यानी ये शत्रुओं को बोटी बोटी उसकी नोचता था, बोटी बोटी उसके काटता था, उसे टुकड़े टुकड़े कर देता था। शत्रु इससे कांपते थे
किससे? गोविंद तृतीय से। ये पृथ्वीराज विजय के लेखक जानक अपनी कलम से, पैनी कलम से लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये वेरी घरट था, यानी ये शत्रु शारक था। अब इस बात की हमें पुष्टि इस बात से भी होती है कि गोविंद तृतीय ने पश्चिम से आने वाले मुसलमानों को रोका और मारवाड़ के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया। तो गोविंद तृतीय के बारे में फरिश्ता कैस्पियन सागर के पास में क्षेत्र में अस्त्राबाद में जन्मा व्यक्ति था और वो अहमदनगर साम्राज्य के अंदर दक्षिणी भारत में आकर के अपने पिता के साथ में सेवा देने लगे। वो फरिश्ता, इसी के बारे में फरिश्ता लिखता है कि ये गोविंद तृतीय मारवाड़ में मुसलमानों के प्रवेश की दीवार बनकर खड़ा रहा। दीवार बनकर खड़ा रहा। कौन कह रहा है? गोविंद तृतीय। तो देखो गोविंद तृतीय के बारे में हमें क्या मिला कि पृथ्वीराज विजय जानक, इसे वेरी गरट कहते हैं। जानक पृथ्वीराज विजय में लिखते हैं कि यह वेरी गरट था, शत्रु शारक था, शत्रु को मारने वाला व्यक्ति था। फरिश्ता लिखता है कि ये पश्चिम से मारवाड़ में इसमें मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने दिया, इसलिए ये दीवार की भांति था, एक अवरोधक था ये शत्रुओं के लिए, और पश्चिम से मुसलमानों को मारवाड़ में प्रवेश नहीं करने दिया। ये फरिश्ता लिखता है। गोविंद तृतीय के बाद में वाकपतिराज द्वितीय आता है। हम पढ़ते हैं वाकपतिराज द्वितीय। देखो गोविंद तृतीय के बाद में वाकपतिराज द्वितीय शांबर का शासक बना। गोविंद तृतीय के बाद में वाकपतिराज द्वितीय। देखो वाकपतिराज प्रथम के बारे में यह पढ़ा कि उसका उपनाम बपराज था, उसने महाराज की उपाधि धारण की। उसने उस समय राष्ट्रकूटों ने कनौज के प्रतिहारों का शासन समाप्त कर दिया। तब वाकपतिराज मुखर हुआ और उसने अपने आसपास के शत्रुओं को हराया। वो वाकपतिराज जिसने 188 युद्ध जीते, वो वाकपतिराज प्रथम था। और गोविंद तृतीय के बाद में आता वाकपतिराज द्वितीय। ये भी कम नहीं था, इसने भी मेवाड़ के अंबा प्रसाद पर आक्रमण किया और अंबा प्रसाद को हराया। किसने? वाकपतिराज द्वितीय ने। तो वाकपतिराज प्रथम की हमने उपलब्धि, जब वाकपतिराज प्रथम आया तब हमने कहा था कि वो बपराज था, उसने महाराज की उपाधि धारण की। उसने कनौज के प्रतिहारों को जो नष्ट किया था राष्ट्रकूटों ने, तब उसने प्रतिहारों पर भयंकर आक्रमण किए और 188 युद्ध जीता था वाकपतिराज प्रथम। अब हम बात कर रहे हैं वाकपतिराज द्वितीय, जो गोविंद तृतीय के बाद में राजा बना। वाकपतिराज द्वितीय, इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने, वाकपतिराज द्वितीय ने शाकंभरी से मेवाड़ पर आक्रमण किया। ये मेवाड़ था, और मेवाड़ कौन सा था? देखो मेवाड़ उस समय उदयपुर को, राजसमंद को, भीलवाड़ा को, चित्तौड़गढ़ को, प्रतापगढ़ के भाग को, इस भाग को मेवाड़ कहा जाता था। और मेवाड़ का राजा कौन था? मेवाड़ का राजा था अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद पर विजय प्राप्त की। अंबा प्रसाद पर विजय प्राप्त की किसने की? वाकपतिराज द्वितीय ने। वाकपतिराज द्वितीय ने मेवाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था, प्रागवाट कहा जाता था। इस मेवाड़ पर मेदपाट कहा जाता था। इस मेवाड़ के अंबा प्रसाद पर विजय प्राप्त करने वाला वाकपतिराज द्वितीय था। और वाकपतिराज द्वितीय के बाद में बीच में छोटे छोटे राजा आए, जैसे राणा सांगा के बाद में और प्रताप के बीच में कुछ ऐसा उतल पुतल का काल रहा मेवाड़ के कालों में। ऐसे ही चौहानों के अंदर वाकपतिराज द्वितीय के बाद में बीच में निर्बल शासक बने, और ऐसा ही एक निर्बल शासक बना वीर्यराम। वाकपतिराज द्वितीय के बाद में मेवाड़ शाकंभरी का शासक बना वीर्यराम चौहान। शाकंभरी का राजा कौन बना? वीर्यराम। देखो वीर्यराम की कोई उपलब्धि नहीं है। वीर्यराम के समय 1024 ईस्वी में किसने आक्रमण किया?
महमूद महमूद गजनी ने महमूद गजनी ने गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनी ने आक्रमण किया सीधा अजमेर पर और अजमेर के गढ़बीटली पर आक्रमण किया। गढ़बीटली पर आक्रमण किया, गढ़बीटली पर। वीरेराम चौहान के समय, वीरेराम चौहान के समय जब गढ़बीटली पर आक्रमण किया तो ये अनिलवाड़ा भाग गया। अनिलवाड़ा पालनपुर के आसपास के क्षेत्र को, पाटन के क्षेत्र को कहा जाता था और वीरेराम शाकंभरी से भाग करके यहां आ गया और यहां गुजरात के अंदर पड़ता है अनिलवाड़ा। अनिलवाड़ा, ये अनिलवाड़ा वही क्षेत्र है, जब हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म इसी अनिलवाड़ा में हुआ था। वो अनिलवाड़ा पालनपुर का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र अनिलवाड़ा कहलाता था। तो ये अनिलवाड़ा भाग गया कौन? वीरेराम चौहान। वीरेराम चौहान जब महमूद गजनी ने जब शाकंभरी के गढ़बीटली पर आक्रमण किया, इसी गढ़बीटली को तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़ कहा जाता है। तारागढ़ तो ये बाद में बना जब मेवाड़ के राजा हुए रायमल, रायमल के पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी प्रिय रानी के नाम पे, तारा के नाम पे गढ़बीटली के अंदर एक महल बनाया और एक दुर्ग बनाया और उसका नाम दे दिया गढ़बीटली। गढ़बीटली पहाड़ी है, इसलिए उसे गढ़, उस बीटली पहाड़ी पे होने के कारण गढ़बीटली कहलाता है। लेकिन कालांतर में वो गढ़बीटली ही था, गढ़बीटली ही था। लेकिन बाद में गढ़बीटली, जब पृथ्वीराज सिसोदिया ने गढ़बीटली के ऊपर ही तारा के नाम पर तारागढ़ बनाया, उसके बाद में इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। तो गढ़बीटली कालांतर में, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है, गढ़बीटली कालांतर में इतना मजबूत था, ये राजपूताना के मध्य था। तो किधर से भी जाएंगे तो राजपूताना के मध्य पड़ता था, इसलिए गढ़बीटली पे जो भी व्यक्ति बैठा रहता था वो राजस्थान पर चारों ओर से नजर घुमा सकता था और राजस्थान को जीतने की हिम्मत रख सकता था और राजस्थान की पैरवी कर सकता था, राजस्थान को अपनी निगाहों में रख सकता था, अपने नैनों के नीचे रख सकता था। दूर दूर तक दृष्टि गढ़बीटली के ऊपर रह करके चारों तरफ से रखी जा सकती थी। इसलिए राजस्थान के सर्वाधिक जो आक्रमण हुए वो इसी गढ़बीटली पर हुए। गढ़बीटली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि गढ़बीटली के ऊपर क्या क्या चीज है। गढ़बीटली को राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है, गढ़बीटली को राजपूताना की कुंजी क्यों कहा जाता है, इसे राजस्थान की कुंजी क्यों कहा जाता है, ये सारा हम आगे पढ़ेंगे। इस तो वीरेराम भाग करके अनिलवाड़ा चला गया। महमूद गजनी ने 1024 में गढ़बीटली पर आक्रमण किया। अब देखो उस समय हम जब ये जो भाग है, इस भाग के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये पूरा भाग, इस भाग के अंदर जैसे हम गोगाजी पढ़ते हैं, गोगाजी भी अर्जुन और सर्जन, उनके जो मौसी बेटे भाई थे, उन्होंने इस गोगाजी पर आक्रमण मुसलमानों से करवाया था और गोगाजी शहीद हो गए थे। बीकानेर जिले की एक तहसील है नोखा, नोखा तहसील के अंदर है एक गांव है कुचोर अगुणी और एक गांव कुचोर अतुणी। कुचोर अगुणी के अंदर है खेराज भोमिया जी का मंदिर है और खेराज भोमिया जी एक चौहान क्षत्राधिपति थे और वो गायों की रक्षार्थ, उस समय मुसलमानों से गायों की रक्षार्थ शहीद हुए थे और अपने खूब सारे 400 से 500 मित्रों के साथ में, योद्धाओं के साथ में शहीद हुए थे। आज भी कुचोर अगुणी के अंदर है, विष्णुओं का बड़ा धाम पड़ता है, वो उन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं, भोमिया जी के रूप में पूजते हैं। प्राचीन समय में जब कोई ऐसा शहीद हो जाता था तो उस क्षेत्र की, उस भूमि की रक्षा करने वाले व्यक्ति को भोमिया जी के रूप में पूजा जाता था, उस क्षेत्र की रक्षा करने वाले को क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता था। तो इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि खूब सारे चौहान भोमिया हुए हैं, इस क्षेत्र में खूब सारे चौहान क्षेत्रपाल हुए हैं। उसका कारण यह है कि उस समय चौहानों का राज था और चौहानों का जब राज था तो जो क्षेत्राधिपति होते थे वो चौहान होते थे, सामंत होते थे, जागीर होते थे और उन क्षेत्रों से जब सेनाएं गुजरती थी शत्रु देश की या शत्रु शासक की, शत्रु राजा की, तब ये विरोध करते थे और अवरोधक की भांति कार्य करते थे। इसलिए आज भी हम इस प्रकार गोगाजी चौहान, खेराज भोमिया जी के बारे में आदि आदि जो पढ़ते हैं, तो ये उस समय तो महमूद गजनी ने अब गढ़बीटली पर आक्रमण किया, तब वीरेराम भाग गया अनिलवाड़ा।
लेकिन कुछ किताबों के अंदर यह भी बताता है, चंद्रशेखर बूंदी के राव हड़ा का लेखक और कवि था, उसके दरबारी कवि था। सुरजन हड़ा रणथंभौर का किलेदार था और मेवाड़ के सामंत की हैसियत से कार्य करता था। उसने बूंदी के शासक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। अकबर जब ग्वालियर जाता था और बीच में मालवा जाता था, तब बूंदी रणथंभौर का किला पड़ता था और रणथंभौर पर उसने आक्रमण किया। लेकिन जयपुर के महाराजा भगवंत दास के कारण उनकी संधि हो गई थी और भगवंत दास के कहने पर अकबर ने उन्हें बनारस की जागीरी दी और चुनार की जागीरी दी। जहां चुनार का पत्थर है वो सबसे महत्वपूर्ण पत्थर माना जाता है, बिहार के अंदर है। तो उन्होंने इस प्रकार बनारस जो यूपी में पड़ता है, वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है बनारस, और गंगा के तट पर स्थित है। तो गंगा पवित्र नदी के रूप में पूज्य, तो गंगा नदी के बनारस घाट पर बनारस घाट बनाए, इमारतें बनाई उन्होंने, गंगा घाट का निर्माण करवाया सुरजन हाड़ा ने। तो उनकी चरित्र चित्रण किया है वो चंद्रशेखर ने किया है और उन्होंने लिखा है सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र यह कहता है कि वीर्य राम अनिलवाड़ा नहीं भाग गया, वीर्य राम यहां मालवा पड़ता है और मालवा के नरेश ने, मालवा के नरेश, और मालवा का नरेश था परमार वंशीय। कौन था? परमार वंशीय। परमार वंशीय भोज ने, परमार वंशीय भोज ने उसे मार भगाया। तो इस प्रकार परमार भोज ने इसे मार दिया। ये कौन कह रहा है? ये सुरजन चरित्र कहता है कि वीर्य राम को परमार भोज ने मार दिया, जबकि कहीं उसका उल्लेख मिलता है कि वो अनिलवाड़ा भाग गया। अब वीर्य राम के बाद में चामुंडराज आता है। चामुंडराज पुनः अपने गढ़ बीटली पर आक्रमण करके अपने क्षेत्र को वापस जीतता है। छोटा सा राजा आता है सिंहट, सिंहट के बाद में आता है दुर्लभराज तृतीय, दुर्लभराज तृतीय। अब देखो दुर्लभराज तृतीय के बारे में हम पढ़ते हैं कि दुर्लभराज तृतीय, गोविंद तृतीय पृथ्वीराज विजय जानक के अनुसार ये वेरीगढ़ शत्रु सेना कहलाता है और मारवाड़ में मुसलमानों की प्रवेश की दीवार के रूप में, अवरोधक के रूप में कार्य किया, वो गोविंद तृतीय ने किया। वाघपति राज द्वितीय हमने पढ़ा कि उसने मेवाड़ के अंपा प्रसाद पर विजय प्राप्त की और वीर्यराम निर्बल शासक था, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो अनिलवाड़ा भाग गया और वीर्यराम के समय 1024 में गढ़ बीटली पर आक्रमण हुआ और अनिलवाड़ा भाग गया। लेकिन सुरजन चरित्र में कहा गया है कि उसे मालवा के शासक भोज परमार ने मौत के घाट उतारा था, ये कहा गया है। अब देखो हम अगला राजा पढ़ते हैं और अगला राजा है वो है दुर्लभराज, दुर्लभराज तृतीय, दुर्लभराज तृतीय। शाकंभरी का राजा था। कौन? दुर्लभराज। बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बीएसटीसी में थोड़ा बड़े रूप में पूछते हैं, लेकिन आरएस प्रीलिम्स और मेन करोगे उसमें दुर्लभराज आ सकता है कि किस प्रकार, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण राजा था और इसने भी मुसलमानों से प्रतिरोध का काम किया, अवरोधक का काम किया, दीवार का काम किया पश्चिम से आने वालों में। इसको मारने वाले व्यक्ति इब्राहिम मुसलमान ही था। तो दुर्लभराज तृतीय ने, मालवा का ऐसा शासक था कौन उस समय? कर्ण। और ये चालुक्य नरेश था, सॉरी कौन था? चालुक्य नरेश। चालुक्य नरेश कर्ण था। गुजरात में उस समय सोलंकी और चालुक्यों का राज था। चालुक्य नरेश कर्ण को दुर्लभराज ने आक्रमण किया और चालुक्य नरेश कर्ण को हराया। कर्ण को हरा करके वो इसे शाकंभरी लेकर के आया और शाकंभरी लाने के बाद उसे मजदूर की भांति, उसे ग्वाले की भांति उसको कहा कि गाय दू, भैंस दू और उसका दही बना और उसका दूध निकाल और मेरे बाजार के अंदर बेच। तो शाकंभरी के अंदर घूम घूम करके चालुक्य नरेश कर्ण ने दही बेचा था। इस प्रकार दुर्लभराज इतना ताकतवर व्यक्ति था कि दही बेचने को मजबूर किया था। दही बेचने को मजबूर किया था। दही बेचने को मजबूर करने वाला व्यक्ति चालुक्य नरेश कर्ण को कौन था?
दुर्लभ राज था। इसी दुर्लभ राज ने पश्चिम से आने वाले मुसलमानों के आक्रमण को रोका, लेकिन इब्राहिम ने इसकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार दुर्लभ राज का अंत हो गया। दुर्लभ राज के बाद में विग्रहराज तृतीय आता है, और विग्रहराज तृतीय जिसको विशल नाम से भी जाना जाता है, विशल उपनाम से जाना जाता है, ये काफी ताकतवर था। विग्रहराज तृतीय उसने मालवा के परमारों से दोस्ती की और 1086 में यह सांबर का शासक बना। 1086 के अंदर विग्रहराज तृतीय शासक बना। देखो, विग्रहराज तृतीय 1086 में सांबर का शाकंभरी का शासक बना। 1086 में शाकंभरी का शासक बना। यहां उस समय था परमार वंश। मालवा में उस समय कौन सा था? परमार वंश। और परमार वंश से इस विग्रहराज तृतीय ने दोस्ती की और दोस्ती करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और परमार कन्या थी राजी देवी, और राजी देवी से इसने विवाह किया। किससे विवाह किया? राजी देवी से। इस प्रकार इन्होंने परमारों से दोस्ती करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाला व्यक्ति था विग्रहराज तृतीय। विग्रहराज तृतीय का उपनाम हमें क्या मिलता है? विशल मिलता है। विशल, विशल। और विग्रहराज चतुर्थ आता है, उसका भी नाम मिलता है विशल। विशल मिलता है, उसे विशल देव भी कहा जाता है। तो वो विशल देव चतुर्थ, वो विग्रहराज चतुर्थ है। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव कहलाता। ये विशल है। विग्रहराज तृतीय 1086 में शाकंभरी का शासक बना। उसने परमाणु से दोस्ती करके अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य को बढ़ाया। परमार शासक था उस समय, विग्रहराज तृतीय के समय परमार शासक था उदयादित्य। इसने उदयादित्य को घोड़े दिए और उसमें एक प्रसिद्ध घोड़ा दिया, वो था सारंग। यहां उस समय परमारों का महत्वपूर्ण राजा था वो उदयादित्य। उदयादित्य को उसने सारंग अश्व दिया। सारंग अश्व। उस समय कई बार जब प्राचीन समय में घोड़े इतने प्रशिक्षित किए जाते थे, आज जैसे हम समुद्रों के अंदर डॉल्फिन प्रशिक्षित पाते हैं। डॉल्फिन गहरे समुद्र के अंदर हथियार ले जाने में, लाने में, विस्फोट करने में, परमाणु हथियार तक भी, परमाणु पनडुब्बी पर भी डॉल्फिन तैनात रहती है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसे कई डॉल्फिनों को प्रशिक्षित किया है जो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक हथियार लेकर के, सूचनाएं लेकर के जाती है और आती है गहरे समुद्रों के अंदर। वर्तमान में जब जलीय शक्ति का प्रचार हो रहा है, नाविकों का प्रचार हो रहा है, और इस प्रकार जब पनडुब्बियों के माध्यम से जगह जगह समुद्रों के अंदर तैनात हो गई है, तो डॉल्फिन प्रशिक्षित है। ऐसे ही पहले पशु के रूप में अश्व बड़े प्रशिक्षित होते थे। सारंग अश्व उदयादित्य को विग्रहराज तृतीय ने जब भेंट किया, इसका मतलब सारंग अश्व एक महत्वपूर्ण अश्व था। उसने सारंग अश्व के साथ में कई अश्वारोही उदयादित्य को भेंट किए। कई अश्वारोही उदयादित्य को भेंट किए। इस उदयादित्य ने किस पर आक्रमण किया? कर्ण पर, और कर्ण को हराया। किसके मदद से? विग्रहराज तृतीय के माध्यम से उदयादित्य ने कर्ण को हराया और अपना मालवा वापिस हासिल किया। तो इस प्रकार चौहानों का विग्रहराज तृतीय एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने परमारों के साथ में अपनी मित्रता स्थापित करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद में आता है विग्रहराज तृतीय के बाद में पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम, उसका उत्तराधिकारी है विग्रहराज तृतीय का उत्तराधिकारी है, वो है पृथ्वीराज प्रथम। अब देखो पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। पृथ्वीराज प्रथम, विजयराज पृथ्वीराज प्रथम। ये हमारी शाकंभरी, शाकंभर के आसपास का क्षेत्र शाकंभरी, इसे सांबर भी कहा जाता था।
इसे सपादलक्ष भी कहा जाता था, सपादलक्ष भी कहा जाता था। और कालांतर में राजधानी कौन सी रही? अहिच्छत्रपुर उसकी राजधानी रही। और यहां का राजा कौन बना? हम जिसे महत्वपूर्ण राजा के रूप में शुरुआत कर रहे हैं वो है पृथ्वीराज चौहान प्रथम, फिर आएगा द्वितीय, फिर आएगा तृतीय। पृथ्वीराज चौहान प्रथम राजा बना, और राजा बना ही उसने एक उपाधि धारण की पृथ्वीराज विजय के अनुसार, और वो उपाधि यह है कि परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर। कौन सी उपाधि है? इसकी उपाधि महत्वपूर्ण उपाधि धारण की परम भटारक, परम भटारक महाराजा, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज परमेश्वर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले चौहानों के अंदर परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? तो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने। हमने वाघपति राज प्रथम को पढ़ा था, उसने महाराज की उपाधि धारण की थी, वाघपति राज ने, जिसे बप्पराज कहते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जिसने प्रथम उपाधि धारण की, चौहानों में प्रथम उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर। इसका मतलब यह सम्राट बन चुका था, और इसने काफी क्षेत्रों को जीत करके अपने अधीन कई शासकों को, कई राजाओं को स्थापित कर दिया था। इसलिए इसने सबसे पहले परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने। यह जानकारी हमें मिलती है रेवासा, जो जीर्ण माता शिलालेख है, उस जीर्ण माता शिलालेख से। और जीर्ण माता शिलालेख 1105 ईस्वी में स्थापित किया था। राजसोगर प्रबंध कोश में इसे तुर्क सेना का विजेता भी बताया गया है। क्या बताया गया है? देखो यहां पड़ता है हमारा झुंझुनू, और झुंझुनू जिसकी गोद में बैठा है वो सिक्कर। सिक्कर के अंदर एक धाम है रेवासा धाम, ये गांव के अंदर है रेवासा धाम। रेवासा धाम दातारामगढ़ में पड़ता है रेवासा धाम। तो रेवासा धाम में एक मंदिर है जीर्ण माता का, जीर्ण माता का। ये वही राजस्थान की लोक देवी है जिसका गाना सबसे ज्यादा, जिसका लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत है। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत है, और इसने मुगलों की सेना को भी नाको चने चबाया था। इतना पर्चा इनका, इतना चमत्कारी देवी है कि जब औरंगजेब की सेना ने यह आक्रमण किया, तब यहां से इनकी जो सेना थी मक्खियों की, भौरों की, कौन सी सेना थी? इनकी सेना कहलाती है भौरों की सेना। आज भी हर्ष पहाड़ के अंदर सबसे ज्यादा बड़े बड़े वाले वो भौरे हैं, उन भौरों का आधिपत्य है। और वो भौरे इतने तेज गति से निकले बाहर कि उन्होंने मुगल सेना पर टूट पड़े। मुगल सेना ने माफी मांगी और तेल चढ़ाया, और उस समय दिल्ली से जीर्ण माता के मंदिर में एक ऐसा चमत्कारिक दीपक भेंट किया गया, और उस चमत्कारिक दीपक के अंदर तेल देने की व्यवस्था दिल्ली दरबार से, दिल्ली मुगल दरबार से होती थी। वो जीर्ण माता का मंदिर है। उस जीर्ण माता के मंदिर में जीर्ण माता शिलालेख लगा है, जीर्ण माता शिलालेख लगा है, जीर्ण माता शिलालेख लगा है। ये जीर्ण माता श्री हर्ष की बहन थी, और भाई और बहन बड़े प्यार से रहते थे। और जब भाई के विवाह हो गया और भाभी आ गई, तब दोनों पणियारी के रूप में पानी भरने गई, और दोनों ननंद भौजाई के मध्य एक शर्त लग गई कि भाई मुझे ज्यादा चाहता है या भाभी को ज्यादा चाहता है। तब बाई चांद ऐसा हुआ कि भूल से थोड़ी आगे और उनकी तरफ भौजाई थी, और श्री हर्ष ने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतरा दिया। तब जीर्ण अपने भाई से नाराज हो गई और पहाड़ों में जाकर के तपस्या करने लगी। ये जीवन कालांतर में जीर्ण माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। जब हम राजस्थान की लोक देवियां पढ़ाएंगे तब ऐसा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा रेफरेंस संदर्भ के रूप में आया है, प्रसंग के रूप में आया है, तब हम इसे बताते हैं कि ये वही श्री हर्ष की बहन है। और जहां श्री हर्ष श्री हर्ष के रूप में, शिव शंकर के रूप में, जहां लिंगोद्भव की गुवक प्रथम ने जो श्री हर्ष का मंदिर बनाया था, वहां श्री हर्ष का जो शिलालेख बनाया, हर्षनाथ का शिलालेख, वही श्री हर्षनाथ के शिलालेख, उन्हीं के
बहन है जीर्ण माता। जीर्ण माता का शिलालेख लगा हुआ है 1105 में, जीर्ण माता का शिलालेख, और इसमें उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया, ये जानकारी हमें मिलती है। राजशेखर ने जो प्रबंध कोश लिखा, राजशेखर ने जो प्रबंध कोश लिखा, इसमें उसे तुर्क सेना का विजेता का, किसमें का? राजशेखर ने। राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा, प्रबंध कोश लिखा, इसमें उसने इसे तुर्क सेना का विजेता का, तुर्क सेना का विजेता का। अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब चौहान साम्राज्य का प्रारंभिक काल था और चौहान साम्राज्य चल रहा था, वो पश्चिम की साइड से मुसलमानों से टक्कर ले रहे थे, मुसलमानों को रोकने का कार्य कर रहे थे, तुर्क सेना को रोकने का कार्य कर रहे थे, महमूद गजनी को रोकने का कार्य कर रहे थे, और मलेच्छों को रोकने का कार्य कर रहे थे। बाह्य देशों से जो हिंदुस्तान पर आक्रमण हो रहा था, उनके दीवार के रूप में चौहान खड़े थे, और वो चौहान, उनमें परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर पृथ्वीराज चौहान भी तुर्क सेना का विजेता था। ये राजशेखर अपने काव्य, अपने साहित्य प्रबंध कोश में बहुत ही बड़ी बात बताता है। वो आगे इतना ही नहीं बताता है, उसने कहा कि उसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था। कितने? 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था, मौत के घाट उतारा था। क्यों उतारा था? क्योंकि ये चालुक्य, ये गुजरात में चालुक्य थे, ये चालुक्य, इन चालुक्यों ने बदमाशी की कि ये अजमेर के पास में जो पुष्कर है, पुष्कर के जो ब्राह्मण थे, उस समय 52 घाटों पर पूजा ब्राह्मण करते थे, आज भी ब्राह्मण करते हैं। ये ब्राह्मण जब काफी धनवान हो गए थे, तो उनको लूटने के लिए चालुक्यों ने, 700 चालुक्यों ने एक दल के रूप में पुष्कर पर आक्रमण किया था। तब इसी पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था। कितने चालुक्य थे? 700 चालुक्य। और ब्राह्मणों को बचाया था, वो था पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। इतना ही नहीं, जो यहां गुजरात में सोमनाथ का मंदिर पड़ता है, सोमनाथ के मंदिर पे जो तीर्थ यात्री जाते थे, उनके निःशुल्क भोजन प्लस ठहराव की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति था। इसका मतलब ये धार्मिक प्रवृत्ति का था और शिव उपासक था पृथ्वीराज चौहान। सार रूप में बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान चौहानों का वो प्रथम शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। रेवासा धाम सिक्कर के माध्यम से हमें पता चलता है, जो जीर्ण माता का है, उससे पता चलता है कि इसने ये उपाधि धारण की और ताकतवर नेता था। उसने तुर्क सेना को हराने का कार्य किया। यह हमें राजशेखर के प्रबंध कोश में मिलता है। राजशेखर का प्रबंध कोश यह भी कहता है कि उसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा, जो पुष्कर पर आक्रमण करने आए थे और ब्राह्मणों को लूटने आए थे। उनको रोकने का काम और उनको सबक सिखाने का कार्य, चालुक्यों को किसी ने सबक सिखाया और नाक को चने चबाया और पीठ दिखा करके चालुक्य भागे। वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के, शाकंभरी के चौहान के डर से भागे। इसके बाद में निःशुल्क भोजन और ठहराव की व्यवस्था करने वाले सोमनाथ मंदिर जो तीर्थ यात्री जाते थे, उनकी व्यवस्था भी किसने की? पृथ्वीराज चौहान ने की। पृथ्वीराज चौहान के बाद में हमारा महत्वपूर्ण शासक आता है अजयराज। बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पीटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सारे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण शासकों में आता है अजयराज। अजयराज अजयराज जो चौहानों के निर्माण काल के रूप में जाना जाता है, अजयराज का काल, कि चौहानों का क्या कहा जाता है? निर्माण काल के रूप में माना जाता है। शाकंभरी, 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 अजयराज, शाकंभरी के शासक अजयराज। कौन था? अजयराज। अजयराज का देखो काल माना जाता है 1105 से 1130 ईस्वी। 1105 से 1130 ईस्वी। 1130 ईस्वी के अंदर इसने अपने बेटे अन्नोराज को जिसे आनाजी भी कहते हैं, अन्नोराज को
अपना सिंहासन सौंपा और ये सिंहासन सौंप करके जाकर के साधु बन गया। कौन? अजयराज 1130 में। और पुष्कर में जाकर के तपस्या करने लगा और संन्यास धारण करने वाला व्यक्ति था प्रथम चौहानों में अजयराज। अजयराज ने शाकंभरी से अपनी राजधानी अजमेर स्थापित की। अजमेर राजधानी बनाई, अजमेर राजधानी बनाई और एक नगर का निर्माण किया जिसे अजय मेरू नगर कहते हैं। अजय मेरू नगर कहा जाता है। जो वर्तमान का अजमेर है, अजय मेरू नगर, इसकी स्थापना की 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में इसने अजय मेरू नगर की स्थापना की और अजय मेरू नगर की स्थापना करके अब शाकंभरी से अपनी राजधानी अजमेर ले आया। इसलिए अजमेर चौहानों का संस्थापक, शाकंभरी चौहानों से अजमेर चौहानों का संस्थापक, क्योंकि यह शाकंभरी से कहां ले आया राजधानी? अजमेरू ले आया। संस्थापक कहा जाता है, अजमेर चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। इसने गढ़बीटली जो उस समय बीठली पहाड़ी था, गढ़बीटली का निर्माण करवाया। गढ़बीटली का निर्माण करवाया। गढ़बीटली का निर्माण करवाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक बहुत ही बढ़िया बात बोलते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा वो कहते हैं कि अब तक चौहान जूझ रहे थे, लेकिन अब चौहान पराक्रमी हो गए, उनकी तलवारें चल पड़ी। आज तक जो तलवारें कम चल रही थी, अभी ये पराक्रमी शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान प्रथम के बाद में ये थोड़े उग्र हो गए। और अजयराज ने तो परमार शासक नरवर्मा पर आक्रमण किया और नरवर्मा को हराया और उनके सेनापति सुलाना को, जिनको सुलन कहते हैं, उनको मार गिराया और मालवा तक अपनी सीमा बढ़ाई। वो व्यक्ति था अजयराज। और कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा। और यहां पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन जो महाकालेश्वर की भूमि है। उज्जैन महाकालेश्वर की भूमि है, शिप्रा नदी के तट पर है। शिप्रा नदी के तट पे है। उस समय यहां का परमार राजा था। परमार राजा कौन था? परमार राजा जो था वो था नरवर्मन, या नरवर्मन को नरवर्मा भी कहते हैं, नरवर्मा भी कहते हैं। इसने शाकंभरी से, चौहान से, अजमेर से मालवा पर आक्रमण किया। किस पर किया? मालवा। और मालवा पे रोज राजा थे, वो थे परमार। और परमारों में कौन था उस समय? परमारों में था नरवर्मन। अजमेर से मालवा पर आक्रमण किया, उज्जैन पर आक्रमण किया और उज्जैन को इसने जीता, मालवा को जीता और मालवा के परमार राजा नरवर्मन को हराया और हरा करके इसका सेनापति था। किसका? नरवर्मा का या नरवर्मन का। नरवर्मन सेनापति कौन था? सुलाना, जिसे सुलन भी कहते हैं, उसने सुलन को हराया और मौत के घाट उतार दिया। किसने? अजयराज ने परमार शासक नरवर्मा पर आक्रमण किया, उज्जैन को घेर लिया और मालवा पर अधिकार कर लिया। वो ऐसा चक्रवर्ती शासक था। कौन? अजयराज। इसलिए अभिलेखों के अंदर अजयराज को अजयराज चक्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अजयराज चक्री यानी ये चक्रवर्ती शासक था। इसने दूर दूर तक फैले हुए शत्रु दल को चक्र की भांति चारों तरफ से इसने मार भगाया। जब नरवर्मन पर आक्रमण किया तो कई राजाओं को इसने मौत के घाट उतार दिया। जो मौत के घाट उतारा वो राजा थे चाचिंग सिंगुल यशोराज। मौत के घाट उतरने वाले राजा अजयराज के द्वारा मौत के घाट उतरने वाले राजा कौन थे? एक राजा था सिंगुल, एक राजा था चाचिंग। ये सारे नरवर्मा के अधीन थे। चाचिंग, सिंगुल
यशोराज, यशोराज। इस प्रकार इसने मालवा के इन राजाओं को हराया। अजय राज ने मालवा के राजाओं को हराया, अजमेर नगर की स्थापना की। अब चौहानों के अंदर ये प्रथम शासक था जिसने तारागढ़ को, गढ़बीटली को अपना गढ़ बनाया। गढ़ बनाने के बाद में ऐसा राजपूताना का पहला शासक था जिसने अपने नाम से और अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलाए, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। वो व्यक्ति था कौन? अजय राज। इसने श्री अजय देव, श्री अजय देव और अजय प्रियदमन नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। वो राजा था चौहानों का अजय देव। कौन से सिक्के चलाए? तांबा, चांदी, चांदी प्लस तांबा के सिक्के चलाए। और उन सिक्कों के इसने नाम दिए थे कि श्री अजय देव, श्री अजय देव, अजय देव और अजय देव के अलावा अजय प्रियदमन, अजय प्रियदमन, अजय प्रियदमन, दमम, अजय प्रियदमन ऐसे भी लिखा जाता, अजय प्रियदमन चौहानों का। इसका मतलब जो मुद्रा थी, आज तक मुद्रा ये किसी न किसी सामंतों के रूप में, प्रतिहारों के सामंत थे तो प्रतिहारों के मुद्रा, यहां आसपास के पड़ोस के राजा की मुद्रा यूज करते होंगे। पहली बार चौहानों में अजय राज ऐसा था जिसने श्री अजय देव, श्री अजय देव और अजय राज, श्री अजय देव और अजय प्रियदमन नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। और मुद्रा चलाने वाला ये चौहानों का पहला शासक था। इतना ही नहीं, ये शैव उपासक था। किसका था? शैव उपासक था, लेकिन धार्मिक सहिष्णु था। धार्मिक का ये हर बात में सहिष्णु था। और आज भी किसी शासक की धार्मिक सहिष्णु, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते हमारे हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक सहिष्णु शासक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस समय ये शैव उपासक था, फिर भी ये धार्मिक सहिष्णु था। इसने श्वेतांबर जैनों के, श्वेतांबर और दिगंबराओं की एक सभा बुलाई और उसमें जो वाद विवाद हुआ, वाद विवाद करवाया, तर्क वितर्क चले, तर्क कुतर्क चले श्वेतांबर और दिगंबर की, उसकी अध्यक्षता खुद की। और ये धार्मिक सहिष्णु था। अजमेर के अंदर जो पार्श्वनाथ मंदिर है, उस पार्श्वनाथ मंदिर की जो सुवर्ण कलश है, उस पर सोना चढ़ाने का कार्य भी ये विपरीत धर्मावलंबी होने के बावजूद, इस अजय राज ने शैव धर्मावलंबी होने के बावजूद इसने पार्श्वनाथ मंदिर का सुवर्ण, पार्श्वनाथ मंदिर का सुवर्ण कलश चढ़ाया। तो ये राजा एक चक्रवर्ती सम्राट होने का जो औचित्य है, वो पूर्ण रूप से ये औचित्य प्राप्त राजा था कि इसने वास्तव में धर्म सहिष्णुता, शैव उपावलंबी था, धर्मावलंबी होने के बावजूद। अच्छा, चांदी और जो तांबे के सिक्के चलाए जो श्री अजय देव और अजय प्रियदमन, इस पे इनकी पत्नी थी, उन पत्नी का नाम मिलता है कि सोमलवती नाम से उसकी पत्नी थी। नाम मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन सोमलवती नाम से इनकी पत्नी थी। एक साइड में उस सोमलवती पत्नी का भी हमें रेखा चित्र मिलता है कि सोमलवती पत्नी के नाम से इसने सिक्के चलाए थे, चांदी और तांबे के सिक्के थे। श्री अजय देव और अजय प्रियदमन नाम से चांदी और तांबे के सिक्के थे। ये खूब बार पूछा जाता है। 1130 में इसने क्या किया कि शासन किसको सौंपा? अपने बेटे अन्नाजी को, अन्नोराज को सौंपा। और कहां चला गया? पुष्कर चला गया। अब देखो गढ़बीटली के बारे में बताते हैं। गढ़बीटली इसके चारों ओर जैसे नागपाड़ स्थित है। गढ़बीटली के चारों ओर साइड में हम दूर से देखते हैं तो गोरम जी की पहाड़ी भी दिखती है, जो अजमेर जिले के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार नागपाड़ी के बीच में, नागपाड़ी के आसपास 7 पहाड़ियों से घिरी हुई एक पहाड़ी है गढ़बीटली। हम अजमेर जाते हैं तो
घूमने जाते हैं तब हमें दिखता है कि गढ़बीटली, गढ़बीटली, ये गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है। गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है, गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित है। अब अजमेर राजस्थान के मध्य स्थित है, अजमेर राजस्थान के मध्य है, इसलिए अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है गढ़बीटली को। गढ़बीटली अजमेर में स्थित है और अजमेर के आसपास जितने भी क्षेत्र है वहां पूरी निगाह रखी जा सकती है। इसलिए ये अरावली के मध्य स्थित है, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, उनके मध्य अरावली के मध्य स्थित है। इसलिए यदि अरावली की रक्षा करनी है तो यहां आइए, इसलिए अरावली का अरमान कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है। किसको? गढ़बीटली। गढ़बीटली पर जो गढ़ बना है वो तारागढ़ है। कौन सा गढ़ है? तारागढ़। और तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? कि मेवाड़ का राजा था रायमल। रायमल के खूब सारे पुत्र थे, लेकिन रायमल का एक पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, ये पृथ्वीराज सिसोदिया, इसकी रानी थी तारा। इसने अपनी रानी तारा के नाम पे इस गढ़ का निर्माण करवाया था। उसके बाद में ये तारागढ़ कहलाया। एक तारागढ़ अजमेर में है और एक तारागढ़ बूंदी में है। बूंदी में एक तारागढ़ और है, उसके बारे में अपन कभी पढ़ेंगे, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी के बारे में क्या कहा है कि ये किला भूत प्रेतों द्वारा बना है या देवताओं द्वारा बना है। किस किले के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है? देखो, इस अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग के बारे में एक का बिशप हेबर, जो मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे और एक पादरी के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में उन्होंने खूब नाम कमाया। क्यूबा के अंदर पहली चीनी मिल स्थापित की थी और एक व्यवसायी थे और फिर पादरी बन गए। जब वो अजमेर आए और अजमेर को देख करके बिशप हेबर ने गढ़बीटली को राजस्थान का जिब्राल्टर का, क्या कहा? जिब्राल्टर का। जिब्राल्टर क्या है? देखो मैं बताता हूं जिब्राल्टर की पूरी। जिब्राल्टर शब्द कहां से आया, इसे जिब्राल्टर क्यों कहते हैं? इसे जिब्राल्टर इसलिए कहते हैं कि यह देखो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में यहां एक देश है स्पेन, स्पेन पुर्तगाल, और यहां एक देश है मोरक्को। अफ्रीका महाद्वीप में देश है मोरक्को। यहां बीच में पड़ता है भूमध्य सागर। यहां पड़ता है लाल सागर। फिर हम पढ़ते हैं अदन की खाड़ी, ये पढ़ते हैं। और ये भाग है यूरोप का, स्पेन यूरोप में पड़ता है और ये अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को पड़ता है। इन भूमध्य सागर में यहां एक द्वीप है जिब्राल्टर। कौन सा द्वीप है? जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर द्वीप वर्तमान में यूके के अधीन है, यूनाइटेड किंगडम के अधीन है, ग्रेट ब्रिटेन के अधीन है। किसके अधीन है? ग्रेट ब्रिटेन के अधीन है। विश्व का सबसे व्यस्तम मार्ग कहा जाता है भूमध्य सागर या लाल सागर मार्ग, जो हमारे मुंबई को आता है। पहले ये केप ऑफ हॉर्न अंतरिक्ष से गुजरता था और भारत की तरफ आता था, यहां से यूरोप से माल। लेकिन स्वेज नहर बन जाने के बाद भूमध्य सागर के लाल सागर से सबसे ज्यादा नावें गुजरती है, सबसे ज्यादा जहाज गुजरते हैं, सबसे बड़े व्यावसायिक जहाज गुजरते हैं। तो ये जो स्टीमर चलते हैं, उन स्टीमरों में विश्व का सबसे ज्यादा माल ढोया जाता है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या को सेवा देता है भूमध्य सागर, लाल सागर, स्वेज नहर जल मार्ग। और यहां से जितने भी जहाज गुजरते हैं उन जहाजों पर नजर रखी जा सकती है जिब्राल्टर द्वीप से। इसलिए भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है जिब्राल्टर। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है जिब्राल्टर। इसलिए बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। बिशप हेबर ने कहा कि तुम कहीं भी जाओगे, किधर भी जाओगे, राजपुताना जाओगे, तो तुम्हें राजस्थान के जिब्राल्टर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए बिशप हेबर
व्यक्ति ने इसे राजस्थान का, किसको, गढ़बीटली को, गढ़बीटली को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। गढ़बीटली को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। गढ़बीटली राजपुताना की कुंजी कहलाता है। राजपुताना की कुंजी कहलाता है। राजपुताना की कुंजी कहलाता है। ये राजस्थान की चाबी है। राजस्थान को खोलना चाहते हो तो गढ़बीटली पे कब्जा कर लो। ये गढ़बीटली वही है, तारागढ़ वही है जब शाहजहां के पुत्र दारा सिकों का जन्म यहीं हुआ था। और दारा सिको धौलपुर और दोराई युद्ध के बाद में, धर्मत युद्ध, दोराई युद्ध, धौलपुर युद्ध, उसके बाद में दारा सिको को गिरफ्तार इसी अजमेर के गढ़बीटली में किया गया था। यहां से उठा करके उसको काकनवाड़ी के पठार के किले में, अलवर में, सरिस्का अभ्यारण्य में डाल दिया गया था और वहां उसकी आंखें निकाल के उसकी हत्या कर दी थी। वो गढ़बीटली दारा सिकों की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। दारा सिकों की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। दारा सिकों की जन्म स्थली के रूप में यह अरावली का अरमान कहा जाता है। किसका अरमान है? अरावली का अरमान कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक, पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक, जिसे राय पिथौरा कहा जाता है। राय पिथौरा का स्मारक स्थित है। कौन सा है? राय पिथौरा का स्मारक है। इस तारागढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज तृतीय चौहान की स्मारक स्थित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गोरी गजनी लेके गया था, उसकी समाधि गजनी के अंदर स्थित है। और वर्तमान में शेर सिंह राणा नाम से व्यक्ति है, उनको श्रेय दिया जाता है कि वो पृथ्वीराज तृतीय की वहां से अस्थियां लेकर के आए थे। वो गजनी में उनकी आज भी समाधि स्थित है, गजनी अफगानिस्तान के अंदर। तो पृथ्वीराज की समाधि गजनी में स्थित है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान का, जिसे राय पिथौरा कहा जाता है, उसका स्मारक यहीं स्थित है। यहां गढ़बीटली के अंदर और भी खूब सारी चीजें हैं। गढ़बीटली के अंदर मीरान साहब की दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह है। इसी मीरान साहब की दरगाह के अंदर घोड़े की मजार है। घोड़े की मजार है। घोड़े की मजार है। इस मीरान साहब की दरगाह में 12,000 शहीदों की मजारें हैं। कितनी? 12,000 शहीदों की मजारें हैं। शहीदों की मजारें हैं। कितनी? 12,000 शहीदों की मजारें हैं। मीरान साहब की दरगाह में जब हम प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम घोड़े की मजार पर धोक लगाई जाती है, उस पे सिजदा किया जाता है, उस पे शीश झुकाया जाता है, क्योंकि मीरान साहब का अच्छा दोस्त था घोड़ा। इसलिए उस घोड़े के रूप में, जो मीरान साहब का दोस्त घोड़ा था, उस घोड़े की याद में मीरान साहब ने कहा था कि मेरे मरने से पहले इसकी मजार बनाई जाए। तो उनकी मजार पे, घोड़े की मजार पे, घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है। तो उनकी घोड़े की मजार पे चना चढ़ता है। उस चने को इकट्ठा करके वहां लंगर प्रसाद चढ़ाया जाता है और वो सारे अकीदतमंदों में, जायरीनों में बांटा जाता है। घोड़े की मजार पे चढ़ा हुआ जो चना होता है। उस घोड़े की मजार के पास में एक गोंदी का वृक्ष है और ऐसा कहा जाता है कि गोंदी का वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है और 12 महीने उसमें फल आते हैं। और उस फलों को जो बेऔलाद है तो वो व्यक्ति खाता है और ले जाता है, उसके औलाद हो जाती है। जब उसके औलाद हो जाती है तो उस औलाद के बराबर, ननियालों के बराबर, ऐसा कहा जाता है, वहां एक तराजू है। जो व्यक्ति उस ननियाला के, जो उसका बच्चा होता है, उस बच्चे के बराबर भगवान घोड़े की मजार पर मन्नत बोली जाती है और उसके बराबर उस कोई वस्तु, चाहे वो मिश्री हो, चाहे चना हो, वो तोल करके चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार वहां के जो, उनको मेहंदी भी लगती है। घोड़े की मजार पे जो मेहंदी चढ़ती है, उस मेहंदी को यदि घर ले जाकर के कोई लगाता है, वहां की कहावतें हैं, वहां की किंवदंतियां हैं, वहां की किस्सा गोई है, लोगों की श्रद्धा है। और श्रद्धा के अनुसार यह है कि वो मेहंदी यदि कोई ले जाकर के लगाता है और इसके यदि विवाह नहीं होता है तो तुरंत उसका विवाह हो जाता है। वो मेहंदी भी वहां चढ़ती है। मीरान साहब की दरगाह के अंदर जो घोड़े की मजार है, वहां नाना जी का झालरा भी है। मालदेव की रानी थी रूठी रानी, रूठी रानी का मेल भी उमादेव,
उमादेव की छतरी वहां स्थित है। उमादेव की छतरी इसी गढ़ बीटली में तारागढ़ में स्थित है। तारागढ़ में स्थित है किसकी? उमादेव की छतरी। उमादेव की छतरी। कालांतर में हम उमादेव के बारे में आपको बताएंगे कि उमादेव की छतरी किस प्रकार मालदेव से उमादेव रूठ गई और पहले दिन ही रूठ गई, और रूठने के बाद में वो कहां जाकर के रहने लगी। फिर उनको लाने गया तो उसने किस प्रकार कहा कि मान रखे तो पीव तज और पीव तज तो मान रख, इस प्रकार कहते हुए हमेशा हमेशा के लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई कि उमादेव हट पकड़ करके अजमेर के किले में रहने लगी। रूठी रानी का मेल एक जयसमंद झील के पास में भी है। राजस्थान में एक ही उमादेव रूठी रानी नहीं हुई है, खूब सारी, क्योंकि त्रियाहट, बालहट और जोगहट, इसके आगे दुनिया फेल हुई है और दुनिया असफल हुई है, दुनिया ने हार मानी है। बालहट, बालक यदि हट कर लेता है तो, और त्रियाहट यदि औरत हट कर लेती है तो, और जोगहट यदि जोगी साधु संत यदि ऐसा हट कर लेते हैं तो वो जोग छोड़ते नहीं है, तो ऐसे हट है। तो इस प्रकार हमने हरविलास शारदा, एक लेखक हुए हैं हरविलास शारदा, जिनका सितंबर 1930 के अंदर बाल विवाह निषेध कानून जिन्होंने बनवाया था, और राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं, वो जज भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहां इन्होंने स्टडी की। उस समय आगरा यूनिवर्सिटी है वो कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंधित थी। तो हरविलास शारदा अखबार अल उमियार नाम से एक अखबार निकाला था, उसमें इसने राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग का है। यदि ऐसा आ जाए कि राजस्थान का सबसे प्रथम गिरिदुर्ग कौन सा है तो गढ़बीटली दुर्ग कहा जाता है। और सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण किस में हुआ तो सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण यही हुआ था। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जैसे हरविलास शारदा वगैरह वगैरह ये कहते हैं कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने करवाया था, लेकिन कालांतर में कई विद्वान ये बताते हैं कि 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने ही इसका निर्माण करवाया था गढ़बीटली, और गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण उसे गढ़बीटली कहा जाता है। तो इस प्रकार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना है और हमारे साथ रहना है। पीटीटी और बीएसटीसी के बेस पे हम फोकस करेंगे, और ये जीके संपूर्ण रूप से जीके, कंप्लीटली जीके आपकी लाइफ का एक बार ही पढ़े, बस निःशुल्क कक्षाएं आप तक पहुंचाना मेरा प्रमुख ध्येय है। जय हिंद, जय भारत।